ये आज फिर 8 रोटियां बच गई। ये बच्चे भी ना रोटी बनने के बाद अपने पापा से पिज्जा की जिद करते हैं। अब आज फिर इतनी सारी रोटियां बच गई। इन्हें इस पेड़ के नीचे रख देती हूँ, कोई गाय आकर खा लेगी। वो औरत बासी रोटियां वहां रखकर चली जाती है। तभी वहां प्रिया और बिट्टू 2 छोटे भाई बहन आते हैं और वो उन रोटियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। देख बहन, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, चलो चलकर इस रोटी को उठा लेते हैं। वो दोनों बच्चे उस रोटी को उठा लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। माँ, ये लो, जल्दी से इस रोटी को सेक कर हमें नमक के साथ दे दो। लेकिन ये तुम कहाँ से ले आए? माँ, कोई आंटी पेड़ के नीचे रख कर गई थी, वहीं से उठाकर लाए हैं। ये सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह वो जैसे तैसे दिन काट रहे थे। फिर अगले दिन, माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है। तुम्हें भूख के कारण ये दर्द हो रहा है ना। माँ, सुना है अपने गांव के शिवजी वाले मंदिर के बाहर आज भंडारा होने वाला है। क्या तू सच कह रहा है? चल फिर अभी से चलकर लाइन में लग जाते हैं। ममता और बिट्टू जाकर भंडारे की लाइन में लग जाते हैं। फिर दिन के वक्त उनको 2-2 पूड़ी और आलू की सब्जी मिलती है। अरे, इससे तो हमारा किसी का पेट नहीं भरेगा। चल इसको एक तरफ रख देते हैं और दोबारा लाइन में लग जाते हैं। वो दोनों फिर से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन भंडारे वाला उन्हें पहचान लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। वो वही 4 पूड़ी लेकर घर आ जाते हैं और सभी एक एक पूड़ी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। दरअसल ममता के पति मनमोहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उनके घर की हालत काफी खराब हो गई। ममता ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। और फिर एक रोज, अरे ममता, सुना है तू कई दिनों से काम ढूंढ रही है। हाँ काकी, आप तो जानती हैं घर के हालात कैसे हैं, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। एक जगह घर के काम के लिए जरूरत है, तू कहे तो बात करूं। हाँ काकी, जो भी काम हो मैं कर लूंगी। सरला ममता के लिए बात करती है और उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है, जहाँ महीने के उसे 3000 रुपए मिलते हैं। अब ममता को वहाँ काम करते हुए कुछ दिन महीने बीत जाते हैं। एक रोज उसकी मालकिन उससे, अच्छा सुनो ममता, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं ना बहुत बड़ी दावत दे रही हूँ जिसमें बड़े घर के लोग आएंगे, तो तू भी कल समय पर आ जाना और सब काम संभाल लेना। ठीक है मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन ममता जब सौम्या के घर जाती है तो वहाँ सारा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है और कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ वहाँ बनाकर रखी होती हैं। उस दिन ममता अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ इस उम्मीद से ले जाती है कि वो भी आज बढ़िया दावत खा लेंगे। ममता, आ गई तू? चल अब सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देती जा और हाँ, अपने इन बच्चों को एक तरफ बिठा दे। कहीं ऐसा ना हो ये खाने की किसी चीज को हाथ मार दे या कुछ गिरा दे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये पार्टी अमीर लोगों के लिए, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, ये बस दूर से पार्टी देखकर खुश हो जाएंगे। ममता की मालकिन सौम्या बहुत ही खड़ूस थी। उसे अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। वो गरीबों से नफरत करती थी, इसलिए ममता को भी बेवजह कुछ न कुछ सुनाती रहती। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केक आता है, जिसे देख बिट्टू और प्रिया के मुंह में पानी आ जाता है। बिट्टू और प्रिया की तरसती आंखें देख ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ममता भूखी पेट अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। माँ, हमारा भी बहुत मन कर रहा था केक खाने का, और वो स्वादिष्ट सा शाही दावत खाने को भी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें किसी दिन बढ़िया दावत खिलाऊंगी। क्यों मेरे दोनों बच्चों को झूठा दिलासा दे रही हो ममता? हम गरीबों के नसीब में कहाँ शाही दावत का सुख होता है। कोई बात नहीं जी, कम से कम अब हमें सूखी रोटी नमक के साथ तो नहीं खानी पड़ रही, यही हमारे लिए काफी है। इसके बाद वो चारों फिर वही दाल रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ममता शाम को थकी हारी काम से घर लौट रही थी तो उसे किसी आदमी की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, कोई कुछ खाने को दे दो। क्या हुआ भाई साहब? बहन जी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में जोरों की भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर ममता को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पल्लू में बंधे हुए 30 रुपए निकालती है और उस आदमी को सामने बने ठेले से रोटी और सब्जी खरीद कर खाने को देती है और उसके बदले वो उसको एक नया चमकता हुआ बर्तन देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, जो तुमने इस भूखे का पेट भरा। मेरी तरफ से ये बर्तन तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ममता उस बर्तन को अपने साथ ले आती है और रसोई के एक कोने में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज ममता अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाती है और वहाँ जाने के बाद बिट्टू अपनी माँ से,
माँ, ये भगवान की मूर्ति के आगे पेटी किस लिए रखी है? बेटा, ऐसी मान्यता है कि हमें जो भी भगवान से मांगना हो वो एक कागज में लिखकर इस पेटी में डाल दो तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपनी माँ की ये बात उन दोनों के दिल में बैठ जाती है। मैंने तो खाने में शाही खाना मांगा है, तुमने क्या मांगा है? मैंने तो अपने लिए केक मांगा है और साथ में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी मांगी है। अब हम जब भी माँ के साथ मंदिर जाएंगे ना, तो अपनी इस इच्छा को भगवान की पेटी में डाल देंगे। तभी उन्हें ममता के आने का एहसास होता है और वो डर के मारे जल्दी में उन कागजों को कोने में रखे उस नए बर्तन में छुपा देते हैं। आ गई ममता, तुम जल्दी से कुछ खाने को बना दो, आज बहुत भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही ममता अंदर जाती है तो वो देखती है उसके चूल्हे के पास केक, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, शाही पनीर, दाल मखनी, नान, चाउमीन, गुलाब जामुन और भी बहुत सी चीजें रखी हुई होती हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे बिट्टू, ये तो वही खाना है जो हमने भगवान से मांगा था। फिर सारी बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर प्रिया एक बार फिर कागज पर आइसक्रीम लिखकर उस बर्तन में डाल देती है। देखते ही देखते उसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और फिर आइसक्रीम का ढेर लग जाता है। हैं? जादू? इसका मतलब ये कोई जादुई बर्तन है? मतलब कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बेटी, लेकिन अभी भी हमारी तरह कई ऐसे गरीब होंगे जो शाही दावत खाने के लिए तरसते हैं। इसलिए इस जादुई बर्तन की मदद से हम सब गरीब लोगों को दावत देंगे और पूरे गांव को उस शाही खाने की दावत दी जाती है और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। शहर के बहुत बाहर उस जंगल में आज हर ओर रोशनी ही रोशनी थी। जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग गाजे बाजे बजा रहे थे और अजीब सी आवाज भी निकाल रहे थे। हुलाला 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 हुलाला। जंगल में रहने वाली नैना चाची के बेटे प्रद्युमन की आज शादी हो रही थी। प्रद्युमन ने पत्तों से बने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी शादी जिससे हो रही थी वो बिल्कुल मॉडर्न थी। उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। नैना चाची अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, बहुत सुंदर, किसी की नजर ना लगे इस जोड़ी को। आखिर कौन थी वो लड़की और वो क्यों एक जंगली से शादी कर रही थी? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। बड़ा ही घना और सुनसान जंगल था वो। रह रहकर जंगली जानवरों की आ रही भयानक आवाज उस जंगल को और भी डरावना बना रही थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। उस कुएं में एक लड़की जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरह घायल अवस्था में उस कुएं में गिरी हुई थी और वो लगातार कुएं से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर एक भयानक अजगर कुएं की दीवार से रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उस भयानक अजगर को देखकर श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। श्रेया की उस आवाज को वहीं पास के पेड़ पर बैठे एक बंदर ने सुना। वो भागकर कुएं के पास आया और कुएं में झांक कर देखा। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसके बाद वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। उस बंदर की आवाज को जैसे ही जंगल में रहने वाली कुछ जंगली औरतों ने सुना तो शिप्रा, ये आवाज तो हमारे बंदर की है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद वो जंगली औरतें वहाँ से निकल पड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ औरतों ने अपने हाथों में मशाल ले रखी थी, तो किसी ने तीर धनुष, किसी ने भाला पकड़ रखा था, तो कोई हाथ में मोटी सी रस्सी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वो उस कुएं के पास पहुंची। उन्हें देखकर वो बंदर शांत हो गया और नैना चाची के पास जाकर बैठ गया और उनके कानों में कुछ कहने लगा। उसके बाद नैना चाची ने कुएं के भीतर झांका। शिप्रा भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि वो भयानक अजगर उस औरत को निगलने ही वाला था। नैना चाची, धनुष पर बाण चलाइए और लगाइए अपना निशाना। नैना चाची ने अपना निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर अजगर के सिर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद नैना चाची ने अपने साथ आई जंगली औरतों से कहा कि सुनो, तुम लोग जल्दी से ये मोटी वाली रस्सी इस कुएं में लटकाओ, हमें उस लड़की को बाहर निकालना होगा। रस्सी कुएं में लटकाई गई। बेटी, तुम इस रस्सी को कसकर अपनी कमर में बांध लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। श्रेया ने उस रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे करके खींचो। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे खींचो। रस्सी की मदद से श्रेया को बाहर निकाला गया। उसके घाव से अभी भी खून निकल रहा था। सुनो, तुम लोग जल्दी से जड़ी बूटी के पेड़ से पत्तियां तोड़ लाओ और उसे पीसकर इसके घाव पर लगाओ, इसे तुरंत आराम मिलेगा। श्रेया के घाव पर जड़ी बूटियों का रस लगाया गया। उसे थोड़ा आराम मिला
तब नैना चाची ने उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी और यहाँ इस भयानक जंगल में कैसे आ गई। नैना चाची की बातों को सुनकर श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया नैना चाची की ओर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ अंकित, पर तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बात को सुनकर खुश नहीं हो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही है। किस बात की टेंशन? श्रेया, ये माना कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन हम दोनों शादीशुदा नहीं है। हाँ तो फिर करो ना शादी। पिछले कई महीनों से तो मैं यही बात कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बार बार टाले जा रहे हो। हाँ श्रेया, शादी तो करनी ही होगी। सुनो ना, तुम मुझे 1 सप्ताह का समय दो, इस बीच मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, है ना? श्रेया और अंकित कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। श्रेया को अंकित से प्यार था, लेकिन अंकित श्रेया से प्यार का नाटक किया करता था। श्रेया को इस बात का पता नहीं था। उसे अंकित पर पूरा भरोसा था। अंकित ने श्रेया के इसी भरोसे का कई बार नाजायज फायदा उठाया था, और आज जब वो गर्भवती थी, वो भी उसके अंकित पर उसी अंधविश्वास का परिणाम था। एक ओर श्रेया अंकित से शादी के ख्वाब देख रही थी, तो दूसरी ओर अंकित किसी और उधेड़बुन में लगा था। ये तो मजाक में बड़ा सीरियस मामला हो गया। श्रेया प्रेग्नेंट हो गई और अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। पागल है वो। अरे मैंने ये सब शादी के लिए थोड़े किया, मुझे एंजॉय करना था, कर लिया। ये शादी वादी बीच में कहां से आ गई? मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये श्रेया नाम की हड्डी मेरी जिंदगी के गले में फंसी ही रहेगी। अंकित ने एक प्लान बनाया और उसने श्रेया को फोन किया। श्रेया, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ अंकित, बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है ना ये समाज एक बिन ब्याही माँ को किस नजर से देखता है। अरे बस तुम कुछ घंटों की ही बिन ब्याही माँ हो। कुछ घंटों बाद हम दोनों मंदिर में शादी करने वाले हैं। सच? अरे तुम्हारे सर की कसम। सुनो, तुम मुझे एंजल मॉल के पास मिलो, मैं तुम्हें वहीं पिक कर लूंगा, फिर वहां से हम मंदिर जाएंगे। अंकित ने श्रेया को मॉल के पास से पिक किया। श्रेया बहुत खुश थी। अंकित, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना कुछ देर में पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। आई लव यू अंकित। आई लव यू टू श्रेया। ये कहकर अंकित ने अपने पास रखी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। श्रेया उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। कुछ देर बाद, अंकित यार ये मेरा सर क्यों घूम रहा है और सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? ये कहते हुए उसकी आवाज बोझिल होने लगी और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी के बाद बहुत शादी का भूत सवार था ना तेरे ऊपर, अब वो भूत ऊपर जाकर उतर जाएगा। अंकित की कार सुनसान सड़क से होती हुई एक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी कार थोड़ी दूरी तक जंगल में चलती रही और फिर एक कुएं के पास जाकर रुक गई। हाँ, ये आ गई मेरी मंजिल। 3 दिन पहले ही यहाँ आकर मैंने सब कुछ देख लिया था मेरी जान, ताकि मुझे इस जंगल में कोई दिक्कत ना हो। अंकित ने श्रेया को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की एक आवाज आई और एक बार फिर अंकित जोर जोर से हंसने लगा। बाय माय डियर श्रेया, शादी मुबारक हो। तो तुम प्रेग्नेंट हो श्रेया? हाँ, और मेरी इस हालत की वजह भी मेरा प्रेग्नेंट होना ही है। अंकित को शायद ये मंजूर नहीं था। श्रेया, क्या तुम वापस अपने प्रेमी के पास जाकर उसे सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर अब तुम कहाँ जाओगी? मैं पता नहीं, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ आप लोगों के पास? श्रेया की बात पर नैना ने कहा, बेटी तुम यहाँ हमारे पास रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी से शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ, हमारे जंगल का यही नियम है। अगर कोई भी बाहरी दुनिया से यहाँ आकर बसना चाहता है तो उसे यहाँ शादी करनी होती है। हाँ, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, अपनी मर्जी से शादी करना होता है। श्रेया जंगल से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे उस दुनिया में फिर से नहीं जाना था जहाँ शोषण था, जहाँ प्यार की कीमत नहीं थी। हालांकि वो किसी जंगली से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने प्रद्युमन से शादी कर ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस बीच श्रेया ने महसूस किया कि प्रद्युमन उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखता है। ये जानते हुए भी कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रद्युमन उससे कोई भेदभाव नहीं करता था। हालांकि वो उससे खिंची खिंची रहती। कुछ दिनों के बाद श्रेया ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लड़की को देखकर प्रद्युमन खुशी से झूमने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ देखो कितनी प्यारी बच्ची आई है हमारे घर। मैं पिता बन गया माँ, मैं पिता बन गया।
प्रद्युमन के उस व्यवहार को देखकर श्रेया की आंखें भर आईं और उसने पहली बार प्रद्युमन से कहा, सिर्फ आप ही पिता नहीं बने हैं, मैं भी तो इसकी माँ हूँ और मैं दादी। ये कहकर उन सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया।